अरे प्राइम मिनिस्टर ही बनाना था तो यार किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता, कम से कम पूछ के तो चूना लगाता। इस आदमी ने तो बिना पूछे हुए पूरे देश को चूना लगा दिया। रहीम। सदर इजलास स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे इस इलाके के शानदार कैंडिडेट जनाब कृष्णा रेड्डी साहब और इसी से मुत्तसिल नॉर्थ गुलबर्गा के कैंडिडेट हमारे बहादुर साथी जनाब नासिर उस्ताद साहब, पुरवकार गुफ्तगू के मालिक हजरत मौलाना वकार साहब, बिरादरम जफर भाई जिला वर्किंग सदर, अजीजम समीर बागबान यूथ प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल सेकुलर, गुलबर्गा की तारीखी सरजमीन पर रहने बसने वाले बुजुर्गों, हम साथियों, नौजवान दोस्तों, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और अगर भीड़ में खो गई आदमियत उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, चंद बातें मैं आपसे बहुत संजीदगी से करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जज्बातियत से अलग हटकर इन बातों को अपने दिल और दिमाग में जगह देकर फैसला करेंगे। हमारा मुल्क, जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं और भारत भी, इस मुल्क के दरियाओं का नाम भारत नहीं है, इस मुल्क के पहाड़ों का भी नाम भारत नहीं है। इस मुल्क के दरियाओं, समंदर के किनारे और पहाड़ों के बीच रहने और बसने वाले हिंदुस्तानियों का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानियों का नाम भारत है और यही भारतीय है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंटरनेशनल सीनियरों में जो नक्शा उभर कर आता है उसे यूनाइटेड नेशन में भारत कहते हैं। हमारे मुल्क की तारीख बहुत पुरानी है। हिंदू मुस्लिम एकता हजारों साल की पुरानी संहिता है। मैं आपकी दुआ से 1990 से लेकर 2008 तक कंटिन्यू 18 साल तक पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं और मैंने अपनी स्पीच में पार्लियामेंट में हमेशा इस बात को दोहराया है कि हिंदुस्तान पे जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा किया, इस मुल्क के चप्पे चप्पे को गुलाम बनाकर उन्होंने मजबूरियों की जंजीर में कस दिया था। हिंदुस्तान के हिंदुओं के गले में भी गुलामी की जंजीर डाली गई थी और मुसलमानों के गले में भी। 1857 में
अपने देश की आजादी के लिए और देशवासियों को आजाद करवाने के लिए डिक्टेटरशिप के खिलाफ एक तूफान उठा। उस तूफान को हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोगों ने भी बदकिस्मती से गदर का नाम दिया। हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए 1857 में जो स्वतंत्रता सेनानी हिंदू मुस्लिम की शक्ल में खड़े हुए, वो गदर करने वाले लोग नहीं थे, इसलिए उसे गदर भी नहीं कहा जा सकता। वो इनकलाब लाने वाले लोग थे और वो इनकलाब था जो वक्ती तौर पर फेल हुआ, मगर उन इनकलाबियों ने अपनी गर्दन कटवाकर 1947 में उनके खून ने इस देश को आजाद किया, उनके खून ने इस देश के हिंदुओं को आजाद किया, इस देश के मुसलमानों को आजाद किया। इलेक्शन में सिलेक्शन करने से पहले आपको अपने मुल्क के इतिहास को समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 में जो आजादी की शमा हमारे बुजुर्गों ने जलाई थी, 1857 से लेकर 1947 तक, इस 100 साल के बीच मालूम नहीं कितनी हिंदू और मुस्लिम बहनों का सुहाग उजड़ा, मालूम नहीं कितने हिंदू मुस्लिम बच्चे यतीम हुए, मालूम नहीं कितने हिंदू मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी खाको खून के दरिया में नहाते हुए आज के दिन आपको वोट देने की ताकत देने वाला ताकतवर बनाकर इस दुनिया से चले गए। अंग्रेजों के जमाने में आप क्या कर सकते थे? ये जो आज आप यहां बैठे हैं और ये जो बोलने की आपके पास आजादी, ये जो इलेक्शन और सिलेक्शन का पावर आपके पास आया, क्या ये पावर 1947 से पहले आपके पास था? नहीं था। 1947 से पहले आप हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का कोई किरदार अदा नहीं कर सकते थे। 1947 के बाद जब ये देश आजाद हुआ और इस देश का आजाद संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो उसके बाद इस मुल्क की किस्मत का फैसला अब कोई डिक्टेटर नहीं करेगा। इस मुल्क की किस्मत का फैसला इस देश के हिंदू मुसलमान करेंगे, जिनके बाप दादा ने कुर्बानी देकर इस देश को बचाया और आजाद करवाया। तो गौर से सुनिएगा मेरी बात। मेरी आदत उन लीडरों की तरह बोलने की नहीं है जो आपके जज्बात से खेलते हैं। मैं आपके सामने आपका केस रख रहा हूं, मैं आपके सामने आपके बुजुर्गों की फाइल खोल रहा हूं। आप अपने बुजुर्गों के इतिहास पे निगाह डालिए। सच्चा वारिस वो होता है अपने बाप दादा का, जो बाप दादा की बपौती और धरोहर को बचाकर रखे, और निकम्मी होती हैं वो औलादें जो बाप दादा का रास्ता छोड़कर शत्रुओं और डिक्टेटरों का झंडा उठा करके अपने जमीर का सौदा करें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गौर से सुनना मेरी बात। ये मुल्क अंग्रेजों ने सोने की थाल में रखकर आपको नहीं दिया है। ये मुल्क बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुआ। आजादी से पहले, आज मेरी तकरीर में आप ताली बजा रहे हैं, शुक्रिया आपका, मगर आजादी से पहले न मैं यहाँ खड़े होकर तकरीर कर सकता था, न वहां आप बैठ के ताली बजा सकते थे, इसलिए कि डिक्टेटरशिप था, मुल्क गुलाम था, और गुलामों को आजादी की जुबान नहीं बख्शी जा सकती। गुलाम कौम की आजादी की जुबान डिक्टेटर काट लिया करता है, गुलामों के अरमानों को आंसुओं में बहवा दिया करता है। आज आप अपने मुल्क के हालात को देखिए। आज आपके मुल्क में क्या हो रहा है? आज आपकी आवाज किस तरह दबाई जा रही है? आज आपको फैसला करने में कितनी दुश्वारियां आ रही हैं। वो तन के गोरे मन के काले अंग्रेज तो चले गए, मगर अंग्रेजों ने इस देश को गुलामी की मानसिकता देने के लिए सफेद अंग्रेज गया, काली औलादें इस मुल्क में पैदा करके जो हिजाब के मसले पे मसला उठा रही हैं, जो इस देश के लोगों की आजादी पे पर्दा लगा रही हैं। मैं बीजेपी के बारे में साफ तौर पे कहता हूं, ये सफेद अंग्रेजों की वो काली सोच है,
जिस काली सोच के नतीजे में आज पूरे हिंदुस्तान के आजाद भारतीयों की आजादी दांव पे लग गई है। आज आपको फैसला करना है। ये स्टेज पे बैठे हुए जितने भी नेता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो कि होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो या कोई और, या पार्टी का कोई लीडर, स्टेज पे बैठने वाले दोस्तों फैसला नहीं करते। ये तो इस चौकी पे बैठे हैं और आप इस कुर्सी पे बैठे भी हैं, जमीन पे मैं आपको खड़ा हुआ देखता भी हूं, मैं सलाम करता हूं आपको। मगर याद रखिएगा, इस देश के संविधान ने पावर इन नेताओं को नहीं दिया है। इस देश के संविधान ने पावर जनता को दिया है। ये लाख चौकी पर बैठे हैं, इनकी हैसियत सिर्फ चौकीदार की है, और आप लाख जमीन पे रहें, आपकी हैसियत जमींदार की है, और जमींदार तय करेगा कि उसका चौकीदार कैसा होना चाहिए। अब हर पार्टी आपके पास चौकीदारी की भीख मांग रही है, चौकीदारी की सर्विस मांग रही है, चौकीदारी की नौकरी मांग रही है। कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। इस देश का संविधान बनाने वालों को सलाम। उन्होंने इस देश के आजाद हिंदुओं और मुसलमानों से अपने राइट में लिख दिया कि तुम लोग परमानेंट कभी किसी को चौकीदार मत बनाना, तुम सिर्फ 5 साल के लिए चौकीदार बनाओ है जमीन के जमींदारों। और 5 साल में देखो कि जो तुम्हारा चौकीदार तुमसे वादा करके तुम्हारी सर्विस में आया है, ये चौकीदार ईमानदारी से चौकीदारी कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारे चौकीदार ने 5 साल में ईमानदारी से चौकीदारी की है और दोबारा तुम्हारे पास वो रिक्वेस्ट लेके आता है, तो ऐसे ईमानदार चौकीदार को दोबारा तुम्हें फिर मौका देना चाहिए। और अगर तुम्हारे चौकीदार ने तुमसे किए हुए वादे फरामोश कर दिए, तुम्हारा चौकीदार भ्रष्ट है, तुम्हारा चौकीदार चोर है, तो ऐसी सूरत में 5 साल के बाद तुम अपने पावर का फिर से इस्तेमाल करो कि पहली बार गलती हो गई थी, अब की मर्तबा गलती नहीं करेंगे। इस चोर और बेईमान चौकीदार को जो एमएलए और एमपी बना हुआ फिरता है, इसी गुलबर्गा के किसी वीराने में गीदड़ की तरफ भगा देंगे और हम अपना चौकीदार वो चुनेंगे जो चौकीदार हिंदू मुस्लिम एकता का चौकीदार हो, जो चौकीदार हिंदुस्तान की इज्जत की चौकीदारी करे, जो चौकीदार आपस में मोहब्बत की का बखान दुनिया के सामने रखे। हमें ऐसे चौकीदार की जरूरत है। ये चौकीदार नहीं बनते, चौकीदार होने के बाद फिर ये आपको गुलाम बनाने लगते हैं। इसलिए आपको ऐसा ही चौकीदार चुनना चाहिए जो चौकीदार आपको राम के नाम पे धोखा ना दे, बल्कि सही मानों में वो कृष्णा हो, और कृष्णा को वोट देकर के पूरी ताकत से आप जिम्मेदारी से जितवा दें। मैं इस वक्त लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। ये छोटी सी मिसाल देकर के मैंने आपको बताया है कि आप अपने वोट को बर्बाद मत कीजिएगा। आपको अगर इस देश में नफरत पसंद है तो हमें वोट मत दीजिए आप। और अगर आपको इस देश में हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम की एकता और मोहब्बत पसंद है तो हमारे अलावा किसी को वोट मत दीजिए। जनता दल को वोट देकर के पूरी ताकत से जितवाइए। मेरे भाई, एक आखिरी बात कह दूं आपसे और उसको समझिए। ये वोट है क्या, इस ताकत को लोगों ने समझा नहीं। जिस दिन अपने वोट की ताकत को समझ लेंगे, उस दिन पूरी दुनिया को अपने दरवाजे पे झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। आपके वोट से क्या होता है? ये जो आज बीजेपी आई है और जो कुछ तांडव मचा रही है पूरे देश में, ऐसा लगता है कि सिर्फ अपोजिशन के लोगों, आखिर सिर्फ अपोजिशन के लोगों के पास ईडी क्यों भेजी जा रही है? सिर्फ अपोजिशन ही के लोगों के पास सीबीआई क्यों भेजी जा रही है? जो हुकूमत में रह के चोरी कर रहे हैं वो चोर क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? ये अडानी जैसे चोर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? और अडानी के पीछे जो चोर छुपा हुआ है उस चोर को चौकीदारी क्यों दी जा रही है? ये बड़ा उभरता हुआ सवाल है। गलती वोटरों ने की थी,
जो ऐसे डिक्टेटर और चोर लोगों को ला करके इन्होंने समाज के सीने पे मुसल्लत कर दिया। मैं नहीं मानता कि इन नेताओं ने कोई गलती की थी। ये गलती आप जैसे जमींदारों ने किया था। अपनी जमींदारी ऐसे बेईमानों के हाथ में आपने दे दी, जिन बेईमानों ने आपके अच्छे भले खेत को बंजर बना करके उसमें कांटे बो दिए। आपको अपनी सेकुलरिज्म की सरजमीन अगर बचानी है तो आपसे मैं बहुत साफ बात कह के जाना चाहता हूं कि आप अपने वोट की कीमत को पहचानिए। कितनी बड़ी गलती किया है इस मुल्क ने 2014 में। ये आज एडवाणी को आज लोग अडानी को कोस रहे हैं। आज लोग मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। ये किसने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया? आपने बनाया, आपके वोट ने बनाया। हाँ, एक मर्तबा धोखे में आप आ गए। वो धोखा क्या था? हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो सबसे बड़ी दुश्मनी है वो सच्चाई से है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो सबसे बड़ी मोहब्बत है वो झूठ बोलने से है। अगर गिनीज बुक में हिंदुस्तान में किसी झूठे का नाम आ सकता हो तो सिर्फ इस मुल्क का इस दौर का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। इससे बड़ा झूठा इस देश की धरती ने पैदा ही नहीं किया। हाँ, मगर ऐसा भी नहीं है कि ये आदमी हमेशा झूठ बोला। नहीं, मैं ईमानदारी से काम लूंगा। इस आदमी ने एक मर्तबा सच भी बोला है, और उसी सच पे आप कुर्बान हो गए थे। उसी सच से आप धोखा खा गए थे। वो सच क्या था? 2014 में श्रीमान ने कहा था, भाइयों बहनों मैं चाय बेचने वाला। यही एक सच ये आदमी बोला है 9 साल में। याद है या भूल गए? आप भी कुछ बोल दो। याद है? एक सच 2014 में, भाइयों बहनों मैं चाय बेचने वाला। तो आप इस मुल्क का हिंदू मुसलमान बड़े नरम दिल का है भाई। कोई अपनी मजबूरी और कोई अपनी गरीबी का जब वास्ता देता है तो इस देश का आदमी 4 पैसा निकाल के उसको दे देता है। आपने वोट इनको दे दिया, चाय बेचने वाले। अब चाय बेचने वाला हिंदुस्तान बेच रहा, चाय बेचने वाला हवाई जहाज बेच रहा, चाय बेचने वाला एयरपोर्ट बेच रहा, चाय बेचने वाला रेलवे बेच रहा है, चाय बेचने वाला बेचू बन गया है। तो गलती किसकी है? गलती तो आपकी है कि आपने चाय बेचने वाले को, अरे भाई अभी ठीक है समझदारी हमारे पास। गलती आपने की। इस चाय बेचने वाले को मोहब्बत ना आ गई, दया ना आ गई आपको, तो आपके इलाके में सिर्फ चाय ही बेचने वाले हैं, तंबाकू बेचने वाले नहीं हैं। अरे आपके यहाँ ठेला पे केला बेचने वाले नहीं हैं। अब आखिरी बात, इन्हीं की एक जुड़वा भाई पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है। मैंने कहा कि लफ्ज बुराई के हैं बहुत, जैसे जुआ, शराब, फसादात और केस। बोले कि एक लफ्ज में इसको बयां करो। मैंने कहा कि सबसे मुनासिब है कांग्रेस। आज ये देश जो बर्बाद हो रहा है और बीजेपी जो आपके सर पे आके बैठ गई है, उसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की जिम्मेदारी से बचिए और पूरी ताकत के साथ हमारे भाई कृष्णा रेड्डी को वोट देकर शानदार जीत दिलवाइए। थैंक यू, शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद।